नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मैं नहीं बताऊंगा। आपको जानना है तो आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने अपना नाम बताया है। और आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए सुमेरियन सभ्यता के पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में जानेंगे कि वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ कैसी थीं, कैसे ऑफिसर्स कौन कौन से होते थे, कैसे काम होता था, कैसे नियम कायदे होते थे, कैसे दंड होते थे, कैसी पनिशमेंट होती थी जो लोग नियम नहीं फॉलो करते थे उनके लिए। तो पॉलिटिकल सिचुएशन में जब हम जाते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन की, तो सबसे पहला जो नाम आता है हमें पटेसी का मिलता है। पटेसी जो वहाँ के शासक होते थे, जो किसी नगर पे रूल करते थे अपना, उन्हें ही हम पटेसी, जिन्हें हम किंग एक तरह से कह सकते हैं, उन्हें पटेसी कहा जाता था। यही युद्ध का जो लीडरशिप होती थी वो भी ये करते थे। यही मंदिर जो उस समय वहाँ पे होते थे उनकी देखभाल भी यही करते थे। और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती थी, चाहे वो लैंड हो गया, चाहे वो मंदिर में आने वाले चढ़ावे हो गए, ऑफरिंग्स हो गए, वो भी उनके ऊपर भी इन्हीं का कंट्रोल रहता था। अगले नाम पे जब हम जाएंगे तो लुगल नाम का एक पदाधिकारी हमें दिखता है, जो कि पटेसी से थोड़े से पद में ऊंचा होता था। एक्चुअली में होता क्या था कि जब पटेसी जो है, जब ये कई सिटीज़ को कॉन्कर कर लेता था, कई जगह अपना शासन स्थापित कर लेता था, तो उसे ही लुगल की उपाधि दी जाती है। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में जब मैंने सुमेरियन सभ्यता के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने एक शासक का नाम लिया था जिसका नाम था लुगल जग्गेसी। तो वो उस लुगल जग्गेसी में लुगल यहीं से आया हुआ है। तो अब आप उसका महत्व जानते हैं कि उसे लुगल क्यों कहा जाता था, क्योंकि उसने जो है बहुत सारे ऐसे एरक, सुमेर जैसे बड़े बड़े नगर राज्यों पर अपना शासन स्थापित किया था। इन्हें सुमेरियन काल में लोगों के द्वारा इन्हें देवता का प्रतिनिधि माना जाता था, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड माना जाता था। वे ये मानते थे कि ये एक तरह से देवदूत ही हैं और जो भी ये कार्य कर रहे हैं वो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये मंदिरों की देखभाल का दायित्व भी इन्हीं का होता था और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी होती थी वो भी इन्हीं के अंडर में आती थी। हम देखते हैं कि जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि पावर के साथ करप्शन आना एक कॉमन बात हो गई है। सेम हाल यहाँ भी था। एक समय ऐसा था कि जब पुरोहित या फिर जो शासक थे वो काफ़ी करप्ट हो चुके थे। उसी समय हम देखते हैं कि यहाँ उरकगीना नामक एक शासक आए थे जिन्होंने काफ़ी करप्शन को कम करने का काम किया था और काफ़ी सफल भी हुए थे वो उसमें। अगले टॉपिक पे हम जाते हैं तो शुल्गी या फिर दुंगी की हमें विधि संहिता का नाम देखने को मिलता है, जो कोड ऑफ लॉ है शुल्गी का। ये विश्व की प्राचीनतम विधि संहिताओं में से एक मानी जाती है, या कह लीजिए प्राचीनतम ही मानी जाती है, क्योंकि इसमें हमें जो क्लॉज मिलते हैं वो ये दिखाते हैं कि सुमेरियन सभ्यता के लोग अपना दैनिक जीवन किन नियम कायदों के अनुसार गुजारते थे। इनके हम कुछ महत्वपूर्ण क्लॉजेस देख लेते हैं, जैसे कि टिट फॉर टैट। यहाँ के लोगों को ये अधिकार था कि अगर आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप भी उसके साथ पूरी तरीके से गलत कर सकते हैं, ये आपको छूट है, जैसा कि हम सेल्फ डिफेंस एक्ट में कहते हैं। तो वहाँ जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई हमें हाथ काट देता है हमारा, तो हम भी उसका हाथ काट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्लॉज में हम देख लेंगे, पहले सामने तो लाओ। तो इस क्लॉज का मतलब ये है कि जो शासक होता था उसकी जिम्मेदारी न्याय करने की तो होती थी, लेकिन अपराधी को न्यायालय में लाने की जिम्मेदारी जो पीड़ित होता था उसी के ऊपर होती थी। कहने का मतलब ये कि न्यायाधीश सिर्फ एक माध्यम बनता था न्याय करने के लिए, बाकी उसकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि हम अपराधी को ढूंढेंगे भी, उसे पकड़ेंगे, फिर उसके बाद उसे पनिशमेंट देंगे। ढूंढने और लाने की जिम्मेदारी पीड़ित के पास रहती थी। इसमें थोड़ी बहुत
जो नगर के सिपाही रहते थे वो मदद करते थे, लेकिन पूर्णतः जिम्मेदारी वो पीड़ित की ही होती थी। उसके बाद तो न्याय होता ही होता था। हम देखते हैं कि न्याय व्यवस्था सुमेरियन सभ्यता की काफ़ी पार्शियल थी। एक तरह से आप कह लीजिए कि मापदंड उसका उतना सही नहीं था। अब पार्शियल की जहाँ बात आती है, तो जब आप ये जानते हैं कि किस हिसाब से पार्शियल थी, तो बड़ा एक आश्चर्य वाली बात आ जाती है। पार्शियलिटी इस हिसाब से थी कि यहाँ पे जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे उन्हें दंड ज़्यादा मिलता था। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने कोई अपराध किया, मान लीजिए चोरी कर ली है, तो अगर वो उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा तो उसे दंड काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर वहीं वो निम्न वर्ग का व्यक्ति होगा तो उसे कंपैरेटिवली लेस पनिशमेंट मिलती है। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि वो ऐसी कौन कौन सी पनिशमेंट होती हैं। डेथ पनिशमेंट काफ़ी कॉमन थी। कई सारे ऐसे जुर्म थे जिनके लिए सीधे मृत्युदंड ही दे दिया जाता था, जैसा कि व्यभिचार करना, या फिर कोई अगर शिल्पकार का बनाया हुआ कोई घर गिर जाता है और उसमें चोट लग जाती है या फिर मृत्यु हो जाती है जो उसमें रहता है, तो भी शिल्पकार को मृत्युदंड दे दिया जाता था। तो ये थे कुछ पॉइंट शुल्गी के विधि संहिता के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं न्याय व्यवस्था में। तो न्याय व्यवस्था मंदिरों यानी कि जिगुरत जिसे बोलते हैं, जिगुरत के द्वारा ही न्याय व्यवस्था यहाँ की चलाई जाती थी। इनमें जो पुरोहित होते थे वो यहाँ का सुनते थे। जो भी केसेस आते थे उन्हें सुनने का काम यहाँ के पुरोहित ही करते थे। मशकिम नाम का हमें एक अधिकारी दिखता है जो कि इन केसों के बीच का माध्यम बनता था और उन्हें सुनाने का काम करता था मंदिरों में। अगले पॉइंट पे जब हम जाते हैं तो हमें पता लगता है कि काफ़ी जब आप आगे पढ़ेंगे बेबीलोनियन सभ्यता में, इसके बाद की सभ्यता जो विकसित हुई थी मेसोपोटामिया में, वहाँ के मुकाबले यहाँ में दंड व्यवस्था काफ़ी ही एक दयालु किस्म की आप जानेंगे। जैसा कि अगर हम उदाहरण के तौर पे लें तो अगर किसी ने व्यभिचार किया है तो बेबीलोनियन में तो सीधे मृत्युदंड ही दे दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे उसे एक आर्थिक दंड के रूप में देखने को मिलता था। और ऐसे कई सारे जुर्म थे जिनमें बेबीलोनियन सभ्यता में हम देखते हैं कि बहुत ही क्रूर या फिर कह लीजिए क्रूएल पनिशमेंट थी, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं सुमेरियन काल में कि वो काफ़ी ही लेस पनिशमेंट देते थे यहाँ पे सेम क्राइम के लिए। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं हम शुल्गी के विधि संहिता में। उन्होंने दास वर्गों की स्थिति में बड़ा ही योगदान दिया था उन्हें सुधारने के लिए। उन्होंने कई नए नियम बनाए थे, जैसे कि दास अपनी स्वतंत्रता खरीद सकते थे पैसों से, और उन्हें यह अधिकार होता था कि वो सिर्फ अपने मालिक को ही सेवा दे सकते हैं और किसी को उनके ऊपर अधिकार नहीं होता था। तो ये था कुछ सुमेरियन सभ्यता की पॉलिटिकल कंडीशन जो कि हमने आज जानी है। इसके बाद हम टॉपिक कई सारे अभी बचते हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ की सोशल कंडीशन कैसी थी, लोग कैसे अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते थे, कैसे वर्ग बटे हुए थे, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, पारिवारिक स्थिति कैसी थी, और फिर आगे जाके हम धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति भी कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें, भौकाल मचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।